नमस्कार। कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है, न कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर प्रयोग कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर सकता है। चुनौती जीवन का अभिन्न अंग है और जो वीर पुरुष होते हैं वे चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि चुनौतियों को सहजता से स्वीकार करते हैं। और ये चुनौती ही जो है हमें और मजबूत बनाती है, हर एक परिस्थिति में डटे रहने की ताकत देती है। चुनौतियों से हमेशा हम सीखते हैं और ये लेसन जो है, ये सबक जो है हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। गोपालगंज में उपचुनाव अभी संपन्न हुए हैं। उपचुनाव का शोर गोपालगंज का थमा है और मोकामा का भी। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक परिस्थिति बदली बदली हुई सी नज़र आ रही थी। यहाँ के राजनीतिक फिजाओं में अगर देखें तो चहलकदमी तेज हो गई थी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी लगातार मिशन बिहार पर काम कर रहे थे, बिहार दौरा कर रहे थे। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव बेहद अहम था। गोपालगंज लालू प्रसाद यादव जी के लिए भी अहम था और आरजेडी के लिए तो था ही, और इसके साथ ही अगर देखें तो बीजेपी के लिए भी गोपालगंज अहम था। बीजेपी के लिए इसलिए अहम था क्योंकि ये सिटिंग सीट जो है वह बीजेपी का ही था। बीजेपी के ही कैंडिडेट जीते थे 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान। जिसके बाद मोकामा की अगर बात कर ले तो मोकामा में अनंत सिंह जी राजद के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले निर्दलीय भी जीते थे, वे वहाँ से जदयू के टिकट पे भी जीत चुके थे। लेकिन अनंत सिंह जी जब आर्म्स एक्ट में सजायाफ्ता हुए तो इसके बाद उनकी विधायकी गई और इसी वजह से मोकामा में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव से पहले हमने यह भी देखा कि नीतीश कुमार जी अपना पाला बदलते हैं और पाला बदलने के साथ गठबंधन में ही परिवर्तन कर देते हैं और सत्ता की चाबी तेजस्वी यादव जी के हाथ में जाकर के सौंप देते हैं और महागठबंधन की सरकार बन जाती है बिहार में। लेकिन सरकार बनने के बाद हमने 2 इस्तीफा भी देखा। हमने देखा कि कैसे अनंत सिंह जी के काफ़ी करीबी रहने वाले मास्टर कार्तिकेय जी का इस्तीफा लिया गया। मास्टर कार्तिकेय पहले कानून मंत्री बनाए गए थे और जिस दिन शपथ ले रहे थे उसी दिन उनको सरेंडर करना था। विवाद बढ़ने पर उनका इस्तीफा लिया गया। इसके बाद हमने यह भी देखा कि कैसे जगदानंद सिंह जी जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र का जो है इस्तीफा लिया गया और इसके पीछे हमने रणनीति भी बताई कि क्या रणनीति है। हालांकि मोकामा में टिकट दे करके पूरा कंपलसेट किया गया था। मोकामा में जो है वह अनंत सिंह जी की पत्नी नीलम देवी को टिकट देकर के पूरे मामला को रफा दफा किया गया था। गोपालगंज और मोकामा दोनों जगह चुनावी रणनीति लगाई जा रही थी, सहमत का खेल खेला जा रहा था और जीतना दोनों दलों के लिए, दोनों गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एक और जहां अपने सिटिंग सीट को दोनों पार्टी के लिए, दोनों गठबंधन के लिए बचाए रखना ज़रूरी था, वहीं दूसरी ओर बढ़त बनाने की लिए भी जो है प्रयास करना था। तो ऐसे में बीजेपी भी प्रयास कर रही थी। बीजेपी यह प्रयास कर रही थी कि मोकामा में भी जो है बीजेपी अपना विजय पताका लहरा दे। लेकिन इस बार पहली बार मोकामा में बीजेपी उतरी थी, लेकिन बीजेपी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। वोट बीजेपी को अच्छे आए हैं। लेकिन अनंत सिंह जी का गढ़ था, तो ऐसे में आरजेडी का वो पूरे पहले भी सिटिंग सीट था, तो आरजेडी वहां से विजय हुई और मार्जिन जो है वह जीत का वह कम हो गया। पहले अनंत सिंह जी जब थे तो 36,000 के वोटों से जो है वह विजय हुए थे। लेकिन जब उनकी पत्नी इस बार उपचुनाव में उतरी थी तो 17,000 वोट के आसपास से जो है वो विजय हुई हैं। तो ऐसे में अगर देखें तो गोपालगंज पर एक बार फिर से चलते हैं। गोपालगंज पर सबकी निगाह थी और हमने यह बताया था कि गोपालगंज कितना टफ होने वाला है आरजेडी के लिए, इसलिए भी क्योंकि ओवैसी जी जो सीमांचल क्षेत्र में पहली बार उतरे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान, वो चुनाव जहां राजनीतिक रूप से खुले तौर पर सरेआम जो है राजनीतिक सहमत का खेल खेला गया। नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, तमाम चीज़ें हमने देखी कि कितनी राजनीतिक रूप से समृद्ध है बिहार, कितना साजिश हो सकता है, इसे हमने सीखा, समझा और जाना। इसके बाद अगर देखें तो ओवैसी जी इस बार गोपालगंज में उतारे थे, उसके पीछे की हमने मंशा बताई थी आपको।
और कल के एपिसोड में हमने, कुरुक्षेत्र के एपिसोड में हमने आपको यह भी बताया कि कैसे जो है बीजेपी वहाँ दो धारी तलवार के साथ काम कर रही थी, दो काम कर रही थी, दो उन्होंने अपनी युक्ति लगाई हुई थी। एक तो ओवैसी जी वाला फैक्टर, ओवैसी जी वाले फैक्टर से सीधा डैमेज आरजेडी को हुआ, और इसके बाद तेजस्वी यादव जी को ये तक कहना पड़ गया कि ओवैसी जी जो है बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, ओवैसी जी बी टीम बन गए हैं बीजेपी की। और ओवैसी जी के जो कैंडिडेट हैं गोपालगंज में, उन्हें 12,000 वोट मिला। ये देखिए सबसे अहम फैक्टर है, ओवैसी जी के कैंडिडेट को 12,000 वोट मिला था गोपालगंज में, और जीत का जो मार्जिन है वहाँ पे, यानी कि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी जीते, आरजेडी के प्रत्याशी अगर वो विजेता रहे, तो उसमें जीत का जो अंतर है करीब 2200 वोटों का ही है। 2000 के करीब वोट का जो है बस जीत का मार्जिन है, जीत हार के बीच का जो अंतर है सिर्फ 2200 वोटों का है। और ऐसे में जानकार ये बता रहे हैं और सबको लग रहा है, नतीजे ये बता रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं कि ओवैसी जी अगर अपने कैंडिडेट को वहाँ खड़े नहीं करते, गोपालगंज में खड़े नहीं करते, तो वह जीत जो है वह आरजेडी की हो जाती। तो बात ये है कि ओवैसी जी ने वहाँ एक काम कर दिया, और ये काम कर दिया कि आपको देखें तो तेजस्वी यादव जी के जीत में वो बाधा बन गए, और ये कहा जा रहा है कि ओवैसी जी ने सीधे तौर पे डैमेज किया, जिसके बाद तेजस्वी यादव जी ने भी ये कहा था कि बीजेपी के बी टीम की तरह वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि गोपालगंज सिर्फ और सिर्फ झांकी थी, ट्रेलर थी, अगर कहें कि ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था, और जिसका टेस्ट जो है, ट्रायल जो है वो गोपालगंज में हो रहा था, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बता दें कि गोपालगंज में जो ओवैसी जी ने किया वो एक ट्रायल के तौर पर था। गोपालगंज इसलिए अहम था ओवैसी जी के लिए क्योंकि वहाँ लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी इस बार जब सत्ता में है, उनकी पार्टी सत्ता में है, तो उनके लिए ये नाक का सवाल था। तो वहाँ जो है उन्होंने डैमेज कर दिया और फॉर्मूला उनका सक्सेसफुल हो गया। अब आपको बता दें कि मुख्य युद्ध कहाँ है। 5 दिसंबर को एक बार फिर से उपचुनाव होना है बिहार में। 5 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में जो है वह उपचुनाव होना है। वहाँ से अनिल जी जो है वो विधायक थे, अनिल सहनी जी विधायक थे, आरजेडी कोटा से जीत करके आए थे, और किसी मामला में सजा याफ्ता होने के बाद जो है अनिल सहनी जी की विधायकी चली गई है। तो ऐसे में वहाँ पर भी कुढ़नी में, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में अब उपचुनाव होना है। लेकिन एक और आपको जानकारी दे देते हैं, आपको बता दें कि ओवैसी जी जो ट्रायल कर रहे थे गोपालगंज में, और उसमें जब उनकी सफलता मिल गई है, उन्हें आशानुरूप उन्हें सफलता मिल गई, 12,000 से अधिक वोट ले आए, आरजेडी को सत्ता तक पहुंचने से, आरजेडी को विजय तिलक लगाने से उन्होंने रोक दिया, तो अब वे एक मिशन पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने पार्टी के प्रत्याशी कुढ़नी में भी उतारेंगे। बात समझिए, कुढ़नी जो है वहाँ वे अपने पार्टी के प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं। इस बार फिर से ओवैसी जी जा रहे हैं कुढ़नी में उतारने के लिए, और ऐसे में जहाँ भी ओवैसी जी अगर उतारते हैं कुढ़नी में, तो आपको याद होगा कि कुढ़नी एक सहनी समाज का भी गढ़ कहा जाता है। मुकेश सहनी वाला भी फैक्टर होगा, लेकिन उसके बाद इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि अगर वहाँ ओवैसी जी अपने कैंडिडेट को उतारते हैं, तो सीधा अगर देखें तो सीधे तौर पर अगर किसी को घाटा होने जा रहा है तो फिर से आरजेडी को घाटा होने जा रहा है। लेकिन इस बार घाटा जो है सिर्फ घाटा ही नहीं होगा, बल्कि आरजेडी का गणित ही बिगाड़ करके रख देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। गोपालगंज जो है वह सिटिंग सीट था इस बार वो बीजेपी का, तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ से विजय होते तो उनके विधायकों की संख्या में +1 होता। लेकिन इस बार जो है कुढ़नी वाला जो सीट है वह आरजेडी के ही पास था। तो कुढ़नी वाला जो सीट है, अगर वहाँ पर आरजेडी अगर विजय नहीं हो पाती है तो उनका गणित बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में जो उनके सिटिंग जितने एमएलए थे, जो उनका जो सिटिंग एमएलए है, इसके साथ ही जो अभी जो एमएलए के जो मौजूदा आंकड़ा है उनके पास पूरा गणित है, जितने एमएलए की संख्या है, विधायकों की संख्या है तेजस्वी यादव जी के पास, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। और इस बार ये जो डैमेज होगा उसका असर दीर्घकालीन रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में इस उपचुनाव के बाद 2024 और 2025 है, तो ऐसे में ओवैसी जी सनह सनह यानी कि धीरे धीरे 2020 के बाद उनकी सफलता का जो दर है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ओवैसी जी अभी मुंह की खाए भी हुए हैं, क्योंकि आरजेडी में उन्हीं के दल के विधायक
जुट गए थे। कैसे आपने देखा था कि कैसे आरजेडी में आरजेडी की सदस्यता ले ली थी एआईएमएमएम के विधायकों ने। तो ऐसे में वे सीधे तौर पर वे टारगेट लेकर के तेजस्वी यादव जी को डैमेज करने में लगे हुए हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव जी को इस बार जो है कुढ़नी में नुकसान साफ तौर पर दिख रहा है। और ऐसे में बीजेपी जो है शांति से अब तैयारी कर रही है। बी टीम वाली बात हो या ना हो, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो कुढ़नी है 5 दिसंबर को जहां उपचुनाव होने हैं, वहां पर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होगी, बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है एआईएमएमएम ने, यानी कि ओवैसी जी ने, कि वे वहाँ भी कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। लेकिन एक और फैक्टर यहाँ है, आपको याद होगा कि मुकेश सहनी जी अभी एनडीए में भी नहीं है और महागठबंधन में आंशिक रूप से हैं, मतलब आम सहमति नहीं है, क्योंकि सहमति और अगर पूरे तरीके से कैसे होते हैं कोई व्यक्ति, जब उनके पास विधायक हो, विधायक एक किसी गठबंधन में जा कर के रहते हैं, अलायंस में रहते हैं। तो फिलहाल ये स्थिति है वीआईपी के पास, विकासशील इंसान पार्टी के पास, कि उनके पास अभी विधायक नहीं है। तो ऐसे में वीआईपी पार्टी भी मुजफ्फरपुर से ही, आपको याद होगा कि उन्होंने चुनावी रणनीति की शुरुआत की थी, मुजफ्फरपुर से ही पार्टी की शुरुआत हुई थी। सूत्रधार अगर कोई जगह बना पूरे बिहार में वीआईपी पार्टी का, निषाद समाज वाले पार्टी का, तो मुजफ्फरपुर ही बना। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में होना है उपचुनाव, तो ऐसे में सहनी समाज का गढ़ है, तो मुकेश सहनी जी जरूर वहां से खड़ा होना चाहेंगे। मुकेश सहनी जी, ये संभव है कि अपने पार्टी के प्रत्याशी को उतारे। अगर मुकेश सहनी जी अपने पार्टी के प्रत्याशी को उतारते हैं तो डैमेज अगर देखें तो कमोबेश वहां भी अगर देखें तो सीधे तौर पर डैमेज दिख रहा है आरजेडी का। लेकिन बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर क्या करती है, कैसे कैंडिडेट देती है और बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव जी अभी पानी में दिख रहे हैं, और गोपालगंज बस ट्रेलर था। ओवैसी जी का प्लान सक्सेसफुल हो गया, बीजेपी की अगर बी टीम है तो बीजेपी के बी टीम का प्लान सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अब जो है असली युद्ध बाकी है, और जो 5 दिसंबर को होना है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। कैसा लगता है आपको हमारा ये खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेशन लगातार खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।